हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं रेलवे ग्रुप डी में मैथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें 70% जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी गणित काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इसीलिए मैं रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से मैथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूँ। और देखिए, इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 25 में से 25 मार्क्स भी ग्रुप डी में आराम से आ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया था और मेरा भी ग्रुप डी में पहली बार में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं इसी स्ट्रेटजी को आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको भी रेलवे ग्रुप डी में इस बार मैथ में काफ़ी अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और देखिए दोस्तों, अगर मेरी दी हुई स्ट्रेटजी को आपने 3 महीने फॉलो कर लिया ना, तो जो आपका सिलेक्शन है रेलवे ग्रुप डी में 100% यहाँ पर होने वाला है। अगर रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अगर आपकी मैथ कमजोर है तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और आपको वीडियो पूरा देखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि मैथ में किस टॉपिक में कितने सवाल यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बताऊंगा ना कि किस टॉपिक में कितने सवाल आएंगे, ये पिछली 3 से 4 बार जब भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है तो उसका एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है। तो इसी के हिसाब से मैंने बताया कि कौन से टॉपिक में से कितने सवाल ग्रुप डी में यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करना है जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें आ सकें। और उसमें भी उनको किस तरीके से आपको कवर करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, इसके साथ ही किस टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है और किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किस टॉपिक में से कितने सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में से 1 या 2 सवाल आपसे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है बोर्ड मास का। और बोर्ड मास वाला टॉपिक होता है जिसमें कि सरलीकरण जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें बीच में प्लस माइनस लगा दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है भिन्न वाला। तो इसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा औसत वाला। औसत से भी आपको 1 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है उससे 1 2 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है इसमें भी आपको 2 3 सवाल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जितने भी ये सवाल पूछे जाएंगे ना, इनका जो लेवल रहेगा वो इजी ही लेवल आपका रहने वाला है। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है ये, तो ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी हार्ड लेवल आपसे पूछा जाएगा। इजी लेवल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आपको समय भी काफ़ी कम दिया गया है। 1 घंटे में आपको सोल्व करना है, ग्रुप डी का भी पेपर है, इसलिए जो लेवल होगा ना वो ईजी होगा ताकि आप आसानी से इनको सोल्व कर सकें। और जब अब देखिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्रतिशत वाला। प्रतिशत में भी 2 या 3 सवाल आपसे आराम से पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में भी आपके 1 या 2 सवाल यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जो भी 2 या 3 सवाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी हार्ड टॉपिक हैं, काफ़ी सरल ये टॉपिक हैं। जब आप इनकी तैयारी करेंगे तभी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आपको काफ़ी आराम से इनके सवाल हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समय और कार्य। इससे 3 या 4 सवाल ग्रुप डी में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन 3 4 सवाल आपको इसमें से आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टाइम एंड डिस्टेंस में से। इसमें भी आपको 2 या 3 या 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कोई रेल अगर किसी खंबे को पार कर रही है तो आपको हो सकता है रेल की स्पीड दे दे, आपसे बोलेगा खंबे की दूरी कितनी है। तो इस तरीके के आसान आसान सवाल आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में भी जैसे एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसको 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और टाइम एंड वर्क में ही आपसे जो पाइप एंड टैंक वाला जो टॉपिक आता है ना, वो भी इसी के जैसा होता है। तो इन दोनों को मिला के 3 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इसमें से हो सकता है कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट में से एक सवाल पूछ लिया जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक सवाल पूछ लिया जाए। तो एक सवाल तो आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो इसमें भी आपको 1 या 2 सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इसमें भी बिल्कुल ईजी सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें नॉर्मली बस बता देंगे कि एक कोई भी वस्तु है, उसको अगर इतने में खरीदा जाता है, इतने में बेचा जाता है, तो कितने की हानि हो रही है। तो इस तरीके से आपसे इसमें सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में भी आपको एक सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ज्यामिति और त्रिकोणमिति। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में से एक एक सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
और जो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति के लिए आपको काफ़ी आसान सवाल इसमें से देखने को मिलेगा। इसके लिए केवल आपको क्या करना है कि आपने साइन थीटा कोस थीटा वाली टेबल देखी होगी, ठीक है ना। ये मैं अभी देखो यहाँ पर फोटो भी दिखा रहा हूँ, तो आपको इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना है। इसमें आपसे नॉर्मल सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ये टेबल याद हो गई ना दोस्तों, जैसे साइन 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान कितना है, इस तरीके से अगर आपसे ये टेबल याद कर लेंगे, सवाल आएगा ना उसको आप केवल 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे। इतना आसान सवाल इसमें से पूछा जाता है। इसी तरह ज्यामिति में भी आपसे केवल कोण का मान पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कोण बनेगा, तो काफ़ी इजी सवाल वो रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एज कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल भी आपको यहाँ पर 2-3 देखने को मिल जाएंगे। तो आप एज कैलकुलेशन वाले सवाल को करेंगे ना, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरीके के सवाल करें एज कैलकुलेशन से संबंधित, तो इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में किसी भी पर्सन की एज दी जाएगी, यानी किसी आदमी की एज दी जाएगी और उससे बताया जाएगा कि वो इतना छोटा है इतना बड़ा है, तो उस आदमी को आपको स्वयं को मानना है। तो आप अपने हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी जल्दी ये सवाल हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है ना दोस्तों, वो आता है कैलेंडर और क्लॉक वाला। अब आप बोलेंगे कि ये तो रीजनिंग का सवाल है, ये मैथ में क्यों पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि रीजनिंग में ये सवाल ना पूछकर मैथ में पूछ लिया जाता है, और अगर मान लीजिए आपसे ये सवाल रीजनिंग में पूछ लिया ना, तो फिर ये मैथ में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इसमें कवर किया है। तो कैलेंडर और क्लॉक में भी आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन है वो आपको, यानी कि जो अभी मैंने टॉपिक बताए ना, उन्हीं में से जैसे मान लीजिए मैंने 2-3 सवाल कहा है, तो वहाँ पर आपको हो सकता है 4 सवाल भी देखने को मिल जाए। लेकिन जो टॉपिक बताए ना, इन्हीं के अलावा कोई किसी भी टॉपिक से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं जिनमें से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपको कहीं भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैंने जैसे जिसमें 2 या 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनको स्टार मार्क करके उनकी तैयारी आपको अच्छी तरह करनी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कि कौन से टॉपिक में से कितने सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स को हमको किस तरीके से सोल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं इसमें एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। तो जब भी आपको मैथ की अपनी तैयारी करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको 20 तक की जो टेबल है ना, वो पूरी तरह याद होनी चाहिए। यानी 20 तक के पहाड़े आपको अच्छी तरह याद होने। तो अगर आपको 20 तक की टेबल अच्छी तरह याद हो जाएगी ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इससे आपको बार बार रफ वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको 1 से 25 तक के वर्गमूल को भी याद करना है, यानी स्क्वायर को भी याद करना है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए इसमें अगर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे ना, तो 1 से 25 तक के वर्गमूल को किस तरीके से करना है सोल्व, उसकी ट्रिक भी आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप उन ट्रिक को भी फॉलो करके इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप इनको बिल्कुल कंठस्थ याद करें। कंठस्थ का मतलब है कि जैसे ही आपसे कोई पूछे 19 का वर्ग कितना है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी तरह 1 से 25 तक के घनमूल भी आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपकी स्पीड है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में पहले ही 1 घंटा आपको मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे में केवल मैथ में ही सारा टाइम निकाल देंगे, तो आपको बाकी चीज़ों को करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर आप बाकी चीज़ें पहले कर लेंगे, तो आप पूरी मैथ देख भी नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आपका समय भी समाप्त हो जाएगा। तो आप अगर इन चीज़ों को जल्दी याद कर लेंगे, तो आपका जो टाइम है ना, वो काफ़ी अच्छी तरह मैनेज हो जाएगा, और पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से जो ये भिन्न दी हुई है ना, इनको प्रतिशत में याद कर लेना। यानी 1/2 को कितना प्रतिशत कहा जाता है, 1/3 को कितना प्रतिशत कहा जाता है, 1/4 को कितना प्रतिशत कहा जाता है। और प्रतिशत निकालने के लिए आपको 1/4 को जैसे 100 से गुना कर दिया, तो 25% आंसर उत्तर हो गया इसका। इस तरीके से आपको 1/5 को 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 इस तरीके से आपको याद कर लेना है। इसके अलावा 2/3, 3/4, 4/5 को कितने प्रतिशत कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना। इससे क्या होगा, जो आपके लाभ हानि वाले क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी जल्दी सोल्व होंगे। उसके अलावा जो प्रतिशत वाले सवाल है ना, वो भी काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। तो ये जो भिन्न मैंने दी हुई है, ये भी आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ये जो पीडीएफ है वो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आपको बाद में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बोर्ड मास वाले टॉपिक को पढ़ लेना है। बोर्ड मास वाले टॉपिक में क्या होता है कि आपसे प्लस माइनस बीच बीच में अंक दे दिए जाएंगे, जैसे 2 + 3 - 4, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी,
ठीक है ना। इसके बाद जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है ना, इसको आपको दूसरे नंबर पर पढ़ना है। ठीक है ना। पहले नंबर पर आपको बोर्ड मास वाले को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर आपको संख्या पद्धति को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन वाला, यानी कि दशमलव और भिन्न वाला जो हमारा टॉपिक है, इसको हमको तीसरे नंबर पर पढ़ना है। ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से टॉपिक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैथ कौन से टीचर से पढ़नी चाहिए, तो यूट्यूब पे देखिए काफ़ी सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जिनसे आप मैथ पढ़ सकते हैं। जिससे भी आपकी अच्छी समझ आ रही है आप उसी से मैथ पढ़ें। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक के लिए आपको कौन से टीचर को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा ना दोस्तों, वो आएगा LCM SCF वाला। इसको आपको चौथे नंबर पर पढ़ना है। और इसके बाद देखिए आपको अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है, इसको आपको 5वें नंबर पर पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये मैंने अभी तक 5 टॉपिक आपको क्रम वाइज बता दिए हैं कि कौन से टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको बाद में पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा ना, वो आएगा एवरेज का। ठीक है ना। तो एवरेज इसके बाद आपको पढ़ना है। इसके बाद एवरेज के बाद आपको परसेंटेज पढ़ लेना है। ठीक है ना। एवरेज और परसेंटेज जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी सारे सवाल आपको एक ही तरीके को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो एक तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है समय और दूरी वाला। ठीक है दोस्तों। तो समय दूरी वाला टॉपिक भी आप पढ़ लेंगे, यानी ये दोनों टॉपिक भी आपको एक साथ पढ़ने हैं। आप हो सकता है पहले टाइम एंड डिस्टेंस वाला पढ़ लें, उसके बाद आप टाइम एंड वर्क पढ़ लें, या टाइम एंड वर्क वाला पढ़ के आप टाइम एंड डिस्टेंस वाला पढ़ लें, लेकिन दोनों आपको एक साथ ही पढ़ने हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको औसत वाले के साथ में पढ़ना है। औसत और जो प्रतिशत वाला अभी मैंने जो टॉपिक बताया था ऊपर, उसके साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है वो आपको उनके साथ में पढ़ना है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और परसेंटेज, ये तीनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने हैं। ठीक है। और इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और इसमें देखिए दोस्तों, आपको मेनली बस सूत्र याद करना पड़ेगा। सवाल आएगा, सूत्र के हिसाब से आप उसको तुरंत सोल्व कर देंगे, तो इसमें आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो आपका ये जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, यानी क्षेत्रमिति वाला जो टॉपिक है, इसमें भी देखिए दोस्तों, जो भी सवाल आएगा ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उसको तुरंत सोल्व कर देंगे, और अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता तो आप उसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगा देंगे, लेकिन फिर भी आपका उत्तर उसमें नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मेंसुरेशन में जब आप टॉपिक में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो दिए हुए होंगे, तो आपको उनको बस अच्छी तरह याद कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन आए आपको केवल फॉर्मूला में जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसको रख लेना है, तो आपका 1 मिनट के अंदर ये सवाल सोल्व हो जाएगा। यानी कि ये जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, और जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक है ना, ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक एकदम फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। ठीक है ना। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और औसत वाले ये टॉपिक है, इनमें शॉर्ट ट्रिक भी काफ़ी काम कर जाती है, तो आप इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से अगला जो टॉपिक है ना, ज्यामिति और त्रिकोणमिति वाला। इसमें जैसे मैंने आपको त्रिकोणमिति का तो बता ही दिया है कि एक जो टेबल है वो आपको याद कर लेनी है। ये देखिए टेबल है, तो इसको आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। और इसी तरीके से ज्यामिति में भी आपसे कोण पूछा जाएगा, तो ये भी आपका काफ़ी आराम से हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एज कैलकुलेशन का जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाए तो उसमें जिस भी पर्सन की एज दी हुई हो ना, उसकी जगह आपको खुद को मान लेना है। जब आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो ये सवाल आपका काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है ना, इसमें से एक सवाल आपका देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आपको एक बार अच्छी तरह कर लेना है, यानी यूट्यूब से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो क्वेश्चन है उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको इन चैप्टर्स का क्रम तो बता दिया कि आपको कौन से क्रम पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन आपको ये पढ़ना किस तरीके से। तो इसके लिए देखिए, आपको चाहे कोई सा भी चैप्टर जैसे आपको पहले पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी यूट्यूब की क्लास ले लीजिए। 1-2 घंटे की वो क्लास रहेगी, उसमें आपको पूरा मेथड बता देंगे। उसमें आपको पूरा बता देंगे किस तरीके से ये सोल्व किया जाता है। उसके अलावा उसमें इसकी सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो वो आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि फुल मेथड से वो चैप्टर किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक से उस चैप्टर को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है, आपको जो अपनी बुक होती है ना मैथ की, उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि कम से कम 50-60 का क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखने हैं खुद को। लेकिन आपको हर चैप्टर के कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो जरूर करके देखने हैं प्रैक्टिस, जिससे क्या होगा, आपकी उस चैप्टर पे जो कमांड होगी ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब आप इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन को करने की जो स्पीड है ना, वो भी आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे कि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा।
अब मान लीजिए आपने इसी तरीके से ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, यानी कि सबसे पहले आपने उसकी यूट्यूब पर वीडियो देख ली, सारी शॉर्ट ट्रिक उसकी देख ली है, उसके बाद आपने उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर ली है। उसके बाद आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको क्या है कि अपनी पढ़ाई का समय बिल्कुल निर्धारित रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है। आपको अपनी पढ़ाई का समय बिल्कुल निर्धारित करना है। और देखिए, पढ़ाई के समय को निर्धारित करने के लिए आप एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है दोस्तों कि बाकी बच्चों को पढ़ते हुए देखकर हमें ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाता है, तो हमारी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, फिर जैसे आपको क्या करना है कि पुराने वर्ष में जितने भी प्रश्न आए ना, उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मार्केट में कई सारी बुक अवेलेबल हो जाएंगी जिसमें रेलवे के पुराने प्रश्न जो आते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी बुक आप मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। तो वो बुक खरीद कर आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उस चैप्टर पर अच्छी तरह कमांड हो जाए। उसके बाद देखिए, आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है ना। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हफ्ते में कम से कम एक बार टेस्ट देकर अपनी तैयारी का आकलन आपको करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और देखिए, अगर टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से रेलवे के हिसाब से सबसे अच्छी जो टेस्ट सीरीज है ना, वो है टेस्ट बुक की। इसमें क्या है कि ग्रुप डी के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको ग्रुप डी के हिसाब से ही लेवल दिया जाएगा। इसके अलावा जो अड्डा वाली है ऐप, उस पर भी आपको काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, लेवल के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रुप डी का पेपर है और आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे, इस तरीके का नहीं है। आपको ग्रुप डी के लेवल के हिसाब से ही इनमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैंने भी जब तैयारी की थी तो टेक्स्ट बुक से ही तैयारी की थी, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की रहती है। और सॉल्यूशन भी जो लास्ट में दिए होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको हफ्ते में कम से कम एक बार वो टेस्ट देना है। आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा ना, वो चैप्टर आपका वीक है, तो उस चैप्टर को आपको वापस से करना है, ठीक है ना। उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है ना, वो एकदम बेस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी है। देखिए दोस्तों, 3 महीने की बात है। अगर 3 महीने आपने ये सब कर लिया ना, तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए दोस्तों, मेरी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तो महीने भर के अंदर ही आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी होने लग जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह देखिए, मैं रीजनिंग साइंस की भी स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।